हेलो नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की एग्ज़ाम स्पेशल क्लास में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये क्लास एग्ज़ाम स्पेशल के अंतर्गत एक सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, उसके अंतर्गत रिकॉर्ड की जा रही है। सूरदास का पार्ट 1 मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, आपको भेज चुका हूं। आज हम सूरदास के पार्ट 2 पर विचार करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। सूरदास के पार्ट 2 में मैं जिस क्वेश्चन को लूँगा वो है मूल क्वेश्चन जो है वो सूरदास के काव्य की विशेषताएं। बाज़ार में मिलने वाले जो गेस्ट पेपर हैं उनमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आधा तो ठीक है लगभग, लेकिन आधा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आधे से आधा मतलब क्या समझा दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा मूल क्वेश्चन क्या है और उसको किस किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो मूल क्वेश्चन है हमारा सूरदास के काव्य की विशेषताएं। अब इसको हम किस किस तरह से पूछ सकता है एग्जामिनर हमसे। हो सकता है ये पूछ ले कि सूरदास के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। हो सकता है ये पूछ ले कि सूरदास के काव्य सौंदर्य की विशेषताएं बताइए। हो सकता है ये पूछ ले कि सूरदास का काव्य सौष्ठव कैसा है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। काव्य सौष्ठव पूछ सकता है, काव्य सौंदर्य पूछ सकता है, ठीक। या ये पूछ सकता है कि सूरदास ने अपनी कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का किस तरह से निर्वाह किया है। भाव पक्ष और कला पक्ष किस प्रकार से सूरदास के यहाँ है। या हो सकता है केवल ये पूछ ले कि सूरदास के भाव पक्ष की विशेषताएं बताइए। या हो सकता है केवल पूछ ले सूरदास के कला पक्ष की विशेषताएं बताइए। तो जो बाज़ार में गेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं उनमें सूरदास का भाव पक्ष तो लगभग ठीक है, लेकिन कला पक्ष ठीक नहीं है बिल्कुल। भाव पक्ष अगर 60 लाइन में 60 पंक्तियों में दिया है तो कला पक्ष केवल 10 पंक्तियों में दे करके निपटा दिया गया है। तो इसलिए आवश्यकता बन पड़ी है कि मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए रिकॉर्ड करूं। अब काव्य सौंदर्य, काव्य सौष्ठव और काव्य की विशेषताएं, काव्य की प्रवृत्तियां, इनका मतलब ही होता है कि किसी भी कविता के, किसी भी कवि के भाव पक्ष एवं कला पक्ष दोनों पर आप बराबर बराबर विचार कीजिए, ठीक। सबसे पहले आप बताइए कि उसका भाव पक्ष कैसा है, फिर आप उसका बताइए कला पक्ष कैसा है, फिर अपना निष्कर्ष देकर के अपने क्वेश्चन को आप समाप्त कर दीजिए, ठीक। उसके पहले आप 5 लाइन की प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष, फिर भाव पक्ष के अंतर्गत सारी बातें बताएंगे, फिर कला पक्ष हेडिंग डालेंगे, कला पक्ष की सारी विशेषताएं बताएंगे और अंत में निष्कर्ष दे करके अपने क्वेश्चन को आप समाप्त करेंगे। तो मुझे रिकॉर्ड करने की इसीलिए आवश्यकता पड़ गई है कि मैं इसे रिकॉर्ड करूं। एक दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि बाज़ार में जो मिलने वाले तमाम गेस्ट पेपर्स हैं उनमें सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है वो बड़ा तो है लेकिन ठीक ठाक है। उसमें ज़्यादा काट छाट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि लिखा ज़्यादा है उसको 1-2 लाइन में समेटना है और एक एक उदाहरण सबके आपको याद कर लेनी है। अगर कहीं 2 उदाहरण है तो अगर आपकी क्षमता अच्छी है 2 उदाहरण याद कर लीजिए। तो मैं उस पर भी कोई वीडियो बनाने का मूड मेरा नहीं है, क्योंकि अपना समय हम ख़राब नहीं करेंगे। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, वो ठीक है। तो जो क्वेश्चंस ठीक नहीं हैं आपकी गाइड में या गेस्ट पेपर्स में, जिनको लेकर के कन्फ्यूजन है, मैं उन्हीं पर बात करूंगा। उसके अलावा मैं किसी अन्य क्वेश्चन पर बात नहीं करूंगा, ठीक। तो इसलिए हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करने चल रहे हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे सूरदास का काव्य सौंदर्य, या सूरदास का काव्य सौष्ठव, या सूरदास के काव्य की विशेषताएं, या सूरदास के काव्य की प्रवृत्तियां, या सूरदास का भाव पक्ष और कला पक्ष। इतनी हेडिंग्स में से आपसे घूम फिर करके ये पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। सूरदास का काव्य ब्रज भाषा का श्रृंगार है। सूर का काव्य ब्रज भाषा का श्रृंगार है। इसमें संपूर्ण ब्रज जीवन, ब्रज संस्कृति एवं ब्रज सभ्यता मुखरित होकर गुंजायमान हो रही है। इसमें संपूर्ण ब्रज जीवन, ब्रज संस्कृति एवं ब्रज सभ्यता मुखरित होकर गुंजायमान हो रही है।
इसी कारण संपूर्ण ब्रज साहित्य सूर की जूठन माना जाता है। इसी कारण संपूर्ण ब्रज साहित्य सूर की जूठन माना जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सूरदास के काव्य में अतुलित माधुर्य है और अद्भुत काव्य सौंदर्य है, जिसे निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से विश्लेषित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप डालेंगे इसमें हेडिंग नंबर 1, वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन। वर्ण विषय की दृष्टि से वर्ण विषय, वर्ण मतलब वर्णन करना, वर्ण विषय मतलब किन किन विषयों का सूरदास ने वर्णन किया है। हमको इस हेडिंग में क्या दिखाना है? हमको इस हेडिंग में दिखाना है कि सूरदास ने अपनी कविताओं में किन किन विषयों का वर्णन किया है। बस ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। वर्ण विषय की दृष्टि से सूर के संपूर्ण काव्य को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 6 वर्ण विषय की दृष्टि से सूर के काव्य को, सूरदास के संपूर्ण काव्य को 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है। डैश करके लिखेंगे का, क्योंकि हमने ऊपर नंबर 1 में हेडिंग डाली है वस्तु वर्णन। अब हम यहाँ का खा लिखेंगे। का विनय के पद, उसके नीचे लिखेंगे खा बालक कृष्ण से संबंधित वात्सल्य रस के पद। ग कृष्ण की रूप माधुरी संबंधी पद। कृष्ण की रूप माधुरी संबंधी पद। घ श्री कृष्ण और राधा के प्रेम संबंधी पद। श्री कृष्ण एवं राधा के प्रेम संबंधी पद। अंगा मुरली संबंधी पद। चा भ्रमर गीत के वियोग श्रृंगार संबंधी पद। भ्रमर गीत के वियोग श्रृंगार संबंधी पद। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। हेडिंग नंबर 2 डालेंगे आप, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण। सूरदास का काव्य ब्रज प्रदेश की सुरम्य प्रकृति का रमणीक स्थान है। सूर का काव्य ब्रज प्रदेश की सुरम्य, सुरम्य का मतलब होता है बहुत खूबसूरत जो हो, जहाँ पर आपका मन रमे, जहाँ पर आपका मन लगे, उसे बोलते हैं सुरम्य। सुरम्य प्रकृति का रमणीक स्थल है। सूर ने प्रकृति की विविध झांकियाँ अंकित करते हुए उसके दिव्य सौंदर्य का निरूपण किया है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। सदा बसंत रहत जहाँ बास, सदा बसंत रहत जहाँ बास, सदा हर्ष जहाँ नहीं उदास। सदा बसंत रहत जहाँ बास, बास मतलब वास करना, रहना। सदा हर्ष जहाँ नहीं उदास। फुल स्टॉप इन्होंने कमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। इसी प्रकार शरद ऋतु में भी ब्रज की प्रकृति, इसी प्रकार शरद ऋतु में भी ब्रज की प्रकृति एक अद्भुत सौंदर्य से सुसज्जित हो उठती है। एक अद्भुत सौंदर्य से सुसज्जित हो उठती है। इस दिव्य सौंदर्य का चित्रण करते हुए सूरदास लिखते हैं, इस दिव्य सौंदर्य का चित्रण करते हुए सूरदास लिखते हैं,
डैश करके उदाहरण लिखेंगे। आज निशि शोभित शरद सुहाई। आज निशि शोभित शरद सुहाई। सेकंड लाइन, शीतल मंद सुगंध पवन बहे। शीतल मंद सुगंध पवन बहे, रोम रोम सुखदाई। आजु निशि शोभित शरद सुहाई, शीतल मंद सुगंध पवन बहे, रोम रोम सुखदाई। ठीक है, चलिए एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। हेडिंग नंबर 3, भाव एवं रस का निरूपण। भाव एवं रस का निरूपण। श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में गोपियों की मनोदशा के चित्रण में, श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में गोपियों की मनोदशा के चित्रण में सूरदास ने प्रेम भाव की विविध झांकियाँ अंकित की हैं। सूरदास ने प्रेम भाव की विविध झांकियाँ अंकित की हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। मेरो मन गोपाल हर्यो री। मेरो मन गोपाल हर्यो री। माता पिता पति बंधु सजन जन। सेकंड लाइन, मात पिता पति बंधु सजन जन, सखी आंगन सब भवन भर्यो री। सखी आंगन सब भवन भर्यो री। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। प्रेम भाव के अतिरिक्त सूर ने प्रेम भाव के अतिरिक्त सूरदास ने अन्य भावों के चित्र बड़ी ही तत्परता के साथ अंकित किए हैं। बड़ी ही तत्परता के साथ अंकित किए हैं। डैश करके का लिखेंगे। स्पर्धा नामक मनोभाव का चित्रण। का हेडिंग डालेंगे, स्पर्धा नामक मनोभाव का चित्रण। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। सीधे उदाहरण लिखना है। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। सेकंड लाइन, किती बार मोहि दूध पियत भई। किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालेंगे खा। क्षोभ नामक मनोभाव का चित्रण। क्षोभ, छत्री वाला छा में ओ की पाई और भाग। क्षोभ नामक मनोभाव का चित्रण। डैश करेंगे, सीधे उदाहरण लिखेंगे। खेलत में को काको गुसैया। खेलत में को काको गुसैया। सेकंड लाइन, हरिहारे जीते श्रीदामा। हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। एक लाइन छोड़ लिखेंगे गा। दैन्य एवं उदासीनता का चित्रण। दैन्य एवं उदासीनता का चित्रण। डैश के उदाहरण लिखेंगे सीधे। इन्वर्टेड कामा के अंदर सारे उदाहरण लिखेंगे। ये बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। संदेशों देवकी सो कहियो। संदेशों देवकी सो कहियो। सेकंड लाइन, हौं तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। हौं तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। ठीक, अब एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे रस निरूपण। हेडिंग डालेंगे रस निरूपण। इसमें लिखेंगे विविध भावों को दिखाने के लिए सूर ने विविध रसों की भी सृष्टि की है। सूर ने विविध रसों की भी सृष्टि की है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं।
एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालेंगे का। संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मतलब हम यहाँ पर अलंकार रस का नाम बताएंगे और उसके आगे सीधे उसका उदाहरण लिखेंगे। तो पहला हम डालेंगे का संयोग श्रृंगार, डैश करके उदाहरण लिखेंगे। राधा रुचि रुचि सेज संवारती। राधा रुचि रुचि सेज संवारती। खा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार सीधे उदाहरण लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पिया बिनु नागिनी कारी रात। पिया बिनु नागिनी कारी रात। एक लाइन छोड़ेंगे, तीसरी हेडिंग डालेंगे हास्य। क ख ग हास्य। सीधे उदाहरण लिखेंगे। मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया मैं नहीं माखन खायो। भूर भये गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। भूर भये गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। ठीक, एक और लिख देंगे बीर रस। का खा गा घा बीर रस। आजू उदाहरण लिखेंगे सीधे। आजू जौ हरि ही न शस्त्र गहाऊं। हरि मतलब कृष्ण के लिए आया है हरि ही। आजू जौ हरि ही न शस्त्र गहाऊं। सेकंड लाइन। तव लाजों गंगा जननी को, यानी भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आज मैं भगवान कृष्ण को शस्त्र उठा करके ही रहूँगा, कि शस्त्र उठाएं, वो इतना मजबूर कर दूंगा मैं कि वे शस्त्र उठाएं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत युद्ध में कभी वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं, तव लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। शांतनु सुत न कहाऊं। फुल स्टॉप इन्होंने कमा क्लोज। अगला लिखेंगे शांतरस। शांतरस। अब जो भी नंबर डाल लीजिए, काका काका अंगा चाचा, जो भी नंबर डाल लीजिएगा। शांतरस। उदाहरण लिखेंगे सीधे। चरण कमल बंदों हरिराई। चरण कमल बंदों हरिराई। सेकंड लाइन। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे को सब कुछ दर्शाई। और अंतिम लिखेंगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस में आपको कोई भी जो याद हो वो लिख दीजिएगा। मैं फिलहाल एक लिख दे रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। किलकत कान घुटुरवनि आवत। किलकत कान घुटुरवनि आवत। मनिमय कनक नंद कै आंगन। मनिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरिबे धावत। मनिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरिबे धावत। ठीक, एक लाइन छोड़ करके अब अगली हम मुख्य हेडिंग डालेंगे अलंकार योजना। अलंकार योजना। सूरदास के काव्य में शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का बाहुल्य है। सूरदास के यहाँ शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का बाहुल्य है। इनमें उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि अर्थालंकारों के साथ साथ श्लेष, वक्रोक्ति, यमक आदि का भी प्रयोग किया गया है। श्लेष, वक्रोक्ति, यमक आदि का भी प्रयोग किया गया है। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। का हेडिंग डालेंगे। उपमा एवं उत्प्रेक्षा दोनों एक ही पद में। उपमा एवं उत्प्रेक्षा दोनों एक ही पद में। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। देख सखी अधरनी की लाली। देख सखी अधरनी की लाली। देख सखी अधरनी की लाली। सेकंड लाइन। मनि मरकत तय सुभग कलेवर। मनि
मरकत तैं सुभग कलेवर, ऐसे हैं बनमाली। देख सखी अधरन की लाली, मनि मरकत तैं सुभग कलेवर, ऐसे हैं बनमाली। कलेवर का मतलब होता है शरीर। दूसरा लिखेंगे खा, रूपक अलंकार करके उदाहरण लिखेंगे सीधे। अब कै नाथ मोहि उभार, अब कै नाथ मोहि उभार, नीर अति गंभीर माया, नीर अति गंभीर माया, लोभल हरि तरंग, नीर अति गंभीर माया, लोभल हरि तरंग। अगला लिखेंगे रूपकातिशयोक्ति, क ख ग, रूपकातिशयोक्ति। अद्भुत एक अनुपम बाग, अद्भुत एक अनुपम बाग। सेकंड लाइन, जुगल कमल पर, जुगल कमल पर, गजवर क्रीड़त, क्रीड़त, तापर, तापर, सिंह करत अनुराग। अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल पर, गजवर क्रीड़त, तापर, सिंह करत अनुराग। ठीक। अब हम डालें अगली हेडिंग, सूर की भाषा। सूर की भाषा। सूर की भाषा एवं शब्द भंडार का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सूर की भाषा एवं शब्द भंडार का अध्ययन करने पर पता चलता है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती भाषाओं एवं समकालीन विभाषाओं के अनेकानेक शब्द अपनाए हैं, अनेकानेक शब्द अपनाए हैं। अनेकानेक शब्द अपनाए हैं। इसका विश्लेषण करने के लिए हम इसे निम्नलिखित उपशीर्षकों में बांट रहे हैं। इसका विश्लेषण करने के लिए हम इन्हें निम्नलिखित उपशीर्षकों में बांट रहे हैं। का हेडिंग डालेंगे संस्कृत के शब्द, का हेडिंग डालेंगे संस्कृत के शब्द। ठीक। इसमें लिखेंगे दुग्ध, डैश करके लिखेंगे दुग्ध, दधि, घृत, यानी जो संस्कृत के शब्द या तत्सम शब्द प्रयोग किए हैं उनको सीधे सीधे लिख देंगे हम यहाँ पर। दुग्ध, दधि, घृत, मधु, चंद्रिका, रुधिर, द्विज, भ्रमर, कुसुमांजलि, प्रतिष्ठा आदि। फिर उसके नीचे एक हेडिंग डालेंगे, ये हो गए संस्कृत के शब्द। फिर डालेंगे उसके नीचे अर्ध तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द। अग्नि, अग्नि, दर्पण, मर्यादा, पदार्थ, रतन, लक्ष्मी, करतार आदि। फिर उसके नीचे एक छोटी हेडिंग डालेंगे तद्भव, अभी उसी में चल रहा है का जो हेडिंग पड़ी है संस्कृत के शब्द उसी में चल रहा है ये तद्भव। तद्भव का आगे लिखेंगे अंगूठा, अचरज, जीभ, पाहन, पाती, आग, सांझ, लीलार आदि। अब डालेंगे हेडिंग नंबर खा, एक लाइन छोड़कर हेडिंग नंबर खा डालेंगे हिंदी बोलियों के शब्द, हिंदी बोलियों के शब्द। इसमें हम लिखेंगे खड़ी बोली के शब्द। पहला लिखेंगे हम खड़ी बोली के शब्द, डैश करके लिखेंगे आया, गया, बताया, लाया। आया, कामा गया, कामा बताया, कामा लाया, ये खड़ी बोली के शब्द हो गए। फिर उसके नीचे लिखेंगे अवधि के शब्द,
छोट बड़, इहाँ उहाँ, दुआर, मोर तोर आदि। अब डालेंगे हेडिंग हम ग, विदेशी भाषाओं के शब्द। विदेशी भाषाओं के शब्द अमन, अमीन, जवाब, मुजरा, मौज, खाली, खबर, कमान, चुगली, दरबार, मेहमानी, गुनहगार, बेशरम आदि। फिर लिखेंगे घा, देशज शब्द। देशज शब्द झगुली, झाम, ढबरी, टुकटुक, बोहनी, टकटोरत, खरभर, झकोर, ढहकावे आदि। ठीक। अब आगे डालेंगे हम, अगली हिंट डालेंगे लोकोक्तियों का प्रयोग। लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए सूरदास ने विभिन्न लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया है। अपनी अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए सूरदास जी ने लोकोक्तियों एवं मुहावरों का निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग किया है। डैश करके लिखेंगे। कहा कही, एक लाइन छोड़कर डैश करेंगे। पहला लिखेंगे कहा कही मासी के आगे, कहा कही मासी के आगे जानत नानी नानन। कहा कही मासी के आगे, मासी मतलब मौसी, कहा कही मासी के आगे जानत नानी नानन। एक लाइन छोड़ के दूसरा लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा में सारे लिखेंगे। काकी भूख गई बयार भख, काकी भूख गई बयार भख। तीसरा लिखेंगे अपनो दूध छाड़ी, अपनो दूध छाड़ी कौन पिए खार कूप को पानी। अपनो दूध छाड़ी कौन पिए खार कूप को पानी। अगला लिखेंगे धान को गाँव पयार ते जानो, धान को गाँव पयार ते जानो। धान मतलब धान चावल जिससे पैदा होता है वो धान। अगला लिखेंगे कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे, कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। ठीक। अगला लिखेंगे सूरदास काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। मैं देखिए काफ़ी लिखवा रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो सब लिख दीजिएगा, वरना जो आसानी से याद हो सके वो लिखिएगा। सूरदास काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। अगला लिखेंगे जिय में सूल रही, जिय में सूल रही। अगला लिखेंगे गाढ़े दिन के मीत, गाढ़े दिन के मीत। अगला लिखेंगे कीजय लाज नाम अपने की, कीजय लाज नाम अपने की। अगला लिखेंगे खैंच कहत हों लीको, खैंच कहत हों लीको। अगला लिखेंगे सोवत सिंह जगायो, सोवत सिंह जगायो। अगला लिखेंगे गांठ हृदय की खोली, गांठ हृदय की खोली। ठीक। और हम लिखेंगे अंतिम हेडिंग शब्द शक्तियों का प्रयोग, शब्द शक्तियों का प्रयोग। इसमें लिखेंगे पहली शक्ति लिखेंगे हम अभिधा शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। और डैशर के सीधे लिखेंगे उदाहरण जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। पिया बिनु नागिन कारी रात,
पिया बिनु नागिन कारी रात। तीसरा लिखेंगे व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। देखियत कालिंदी अतिकारी, देखियत कालिंदी अतिकारी। ठीक, अब एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सारांश यह है कि, अब सारांश लिखेंगे यानी निष्कर्ष। सारांश यह है कि सूर ने विविध भावमयी ब्रज का प्रयोग करके, सूर ने विविध भावमयी ब्रज का प्रयोग करके सरस काव्य की सृष्टि की है, सरस काव्य की सृष्टि की है। सूरदास में उत्कृष्ट काव्य कला तथा विलक्षण उद्भावना शक्ति के दर्शन होते हैं। सूरदास में उत्कृष्ट काव्य कला तथा विलक्षण उद्भावना शक्ति के दर्शन होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सवाल यहाँ पर समाप्त होता है। ये 15 अंक के सवाल के संदर्भ में लिखाया गया है। आपकी स्पीड अच्छी हो तो इसको पूरा लिखेंगे, वरना इसमें से कुछ उदाहरण आप छोड़ करके अपनी बात कह देंगे। हेडिंग सारी लिखेंगे, हेडिंग कोई नहीं छोड़ेंगे, उदाहरण आप बीच बीच में एक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप इतनी देर बने रहे। मैं अपने उन सभी विद्यार्थियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जम कर पढ़िए और नाम रोशन करिए। पढ़ाई को लेकर के नाम रोशन करना है। तो चलिए अगली किसी ऐसी एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।